तो देखिए रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन है, ध्यान दीजिए, रेडिएशन है जब किसी हॉट बॉडी को, ठीक है, जब किसी हॉट बॉडी को आप ऑब्जर्व करें या किसी भी हॉट बॉडी से जब हीट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के फॉर्म में बाहर निकले, ठीक है, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के फॉर्म में बाहर निकले और किसी दूसरी बॉडी को गर्म कर दे, किसी दूसरी बॉडी को हॉट कर दे, तो ये प्रोसेस कहलाएगा रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? इट इज हीट ट्रांसमिशन, ध्यान दीजिएगा, हीट ट्रांसमिशन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी कौन सी वेव्स? थर्मल वेव्स, ध्यान दीजिएगा, थर्मल वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी हम किसको लेंगे? थर्मल वेव्स को लेंगे। हमने यहाँ पे थर्मल वेव्स क्यों कहा है इसको भी समझ लीजिए। देखिए ऐसा है कि जैसे सन से हमारे पास में रेज आती हैं तो सिर्फ थर्मल वेव्स ही नहीं आती हैं, उसमें कई प्रकार की रेज होती हैं। फॉर एग्जांपल विजिबल रेज होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, वैसे इंफ्रारेड रेज थर्मल वेव्स में ही आती हैं, ठीक है। एक्स रेज होती हैं, तो ऐसी बहुत सारी रेज होती हैं जो हम तक पहुंचती हैं, ठीक है। तो वो तो एक स्पेक्ट्रम हो गया, उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, पर अभी इतना समझ रहे हैं कि हीट ट्रांसमिशन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या थर्मल वेव्स विदाउट, ध्यान दीजिए, विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम, बात समझिएगा। तो मीडियम को बिना अफेक्ट करे, मीडियम को बिना अफेक्ट करे अगर कोई वेव्स, ठीक है, किसी दूसरी बॉडी को हीट ट्रांसमिट करती हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है रेडिएशन, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात अब ये सबको समझ में आ गई होगी। इसका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है सन का पृथ्वी की सतह को गर्म करना, ठीक है। सन का पृथ्वी की सतह को गर्म करना इसका एग्जाम्पल है। अब सन से जो रेज आती हैं वो कई तरीके की होती हैं, लेकिन हम इसमें सिर्फ थर्मल वेव्स को लेते हैं या इंफ्रारेड वेव्स को लेते हैं। अभी हम वो लिखवा भी देंगे। यहाँ पे समझने वाली बात एक और भी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, मैंने अभी आपको बताया कि मीडियम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम, मतलब रेज जहाँ से ट्रैवल होके आ रही हैं ना, वहाँ के मीडियम को कोई फ़र्क नहीं डालेंगी। जैसे ये मान लीजिए सन है और ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, तो सन से जो रेज आ रही हैं वो यहाँ पे पड़ रही हैं, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं डाल रही हैं, ये मीडियम पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही हैं। अच्छा ये भी समझिए कि कब तक नहीं डाल रही हैं। अच्छा देखिए, रेडिएशन किसी मीडियम पे तब तक इफेक्ट नहीं डालता है जब तक मीडियम के पार्टिकल, जब तक मीडियम के पार्टिकल हीट को एब्जॉर्ब करना ना शुरू कर दें। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लें तो मीडियम भी गर्म हो जाएगा। मीडियम तभी तक गर्म नहीं होगा जब तक उसके बीच के पार्टिकल्स जो हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पृथ्वी की सतह का भी टेम्परेचर इसी कारण से बढ़ता है, पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर भी इसी कारण से बढ़ता है क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ लेते हैं कि रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो देखिए आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी वेव्स तो हैं, पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी इंफ्रारेड वेव्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इंफ्रारेड वेव्स हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है, इन्हें थर्मल वेव्स भी कहते हैं, ठीक है, ठीक। इनकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी वही इनकी होगी, यानी कि c के बराबर, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर इनकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर इनकी वेलोसिटी होती है। तीसरी चीज़ ये समझ लीजिए कि ये किसी मीडियम पर इफेक्ट नहीं डालती हैं, ठीक है, दे डज नॉट अफेक्ट ऑन
मीडियम विच दे ट्रेवल्स, मतलब जिस मीडियम से ये ट्रेवल होके आती हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं, है ना। ठीक है, तो लिख देते हैं नो इफेक्ट ऑन मीडियम। एक बात और याद रखिएगा कि मीडियम पे कोई असर तो नहीं डालती हैं, लेकिन अगर मीडियम ना हो तो भी ये चलती हैं, मतलब विदाउट मीडियम भी ये जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं। इन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो एक तो नो इफेक्ट ऑन मीडियम, दूसरा क्या है, नो नीड ऑफ मीडियम। ठीक है, इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने के लिए नीड भी नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और क्या है इसमें समझिए, और इनकी वेलोसिटी आपने जान ही ली। इंटेंसिटी क्या होती है, तो देखिए जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाती है। रेडिएशन के बारे में ये बात आपको पता है। तो मान लीजिए अगर इंटेंसिटी आई है तो ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए और चीज़ें समझते हैं और समझ लेते हैं। और क्या है प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ ये हैं, देखिए हर बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है ना, फॉर एवरी बॉडी हुज टेम्परेचर इज मोर देन 0 केल्विन, मतलब फॉर एवरी बॉडी मतलब हर एक बॉडी जिसका टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन से ज़्यादा है, इट एमिट्स रेडिएशन, उससे रेडिएशन निकलता ही निकलता है। ये बात याद रखिए, ठीक है। तो हमने रेडिएशन के बारे में बहुत सारी बातें जान ली। हमने रेडिएशन के बारे में क्या क्या जान लिया, एक बार दोहरा लेते हैं। हमने रेडिएशन के बारे में जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में हीट का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना, ठीक है। दूसरी बात हमने ये जानी कि इसमें कौन सा स्पेक्ट्रम में कौन सी वेवलेंथ है, इसमें तो इंफ्रारेड वेव्स हैं इसमें। दूसरा हमने ये जाना इन्हें थर्मल वेव्स भी कहते हैं। हमने ये भी जाना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती हैं इनकी वेलोसिटी। उसके बाद हमने ये जान लिया कि इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाती है, यानी कि डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके बाद हमने ये जान लिया कि 0 केल्विन है अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर, तो वह हीट एमिट करती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम जान लेते हैं, कुछ जानने से पहले एक बात और समझ लेते हैं कि ये जो है ना सारे लॉ भी फॉलो करती है। मतलब रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्शन भी फॉलो करेगा, रिफ्लेक्शन भी फॉलो करेगा, ठीक है, और रिफ्रैक्शन भी फॉलो करेगा, पोलराइजेशन भी फॉलो करेगा। जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं लाइट को लेकर वो सारे ये फॉलो करेगा। डिफ्रैक्शन फॉलो करेगा, इंटरफेरेंस फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करेगा। तो रेडिएशन बिल्कुल जैसे लाइट वेव्स होती हैं वैसे ही होती हैं, बस इनकी वेवलेंथ अलग होती है, ठीक है। ये बॉडी को हीट कर सकें इनकी ऐसी वेवलेंथ होती है और ये इंफ्रारेड रीजन में आती हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि रिफ्लेक्टर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन पावर क्या होती है और ट्रांसमीटर क्या होता है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एब्जॉर्प्टेंस क्या है, रिफ्लेक्टेंस क्या है और ट्रांसमिटेंस क्या है। एमिटेंस अभी उसके बाद पढ़ेंगे। तो देखिए मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है जिस पर हीट आकर पड़ी, मतलब रेडिएशन आके पड़ा। तो मान लीजिए कि रेडिएशन इस पर आके पड़ा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इस पर रेडिएशन आया, ठीक है, इस पर रेडिएशन आकर पड़ा, तो होगा क्या कि मान लीजिए रेडिएशन में हीट कितनी है, क्यू हीट है। रेडिएशन में हीट क्यू है, तो कुछ हीट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मेरी बात समझिएगा, कुछ हीट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ हीट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी यहाँ अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और कुछ हीट जो है वो सीधे पार कर जाएगी, यानी कि बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो कुछ अंदर आ गई, कुछ सीधे बाहर निकल गई, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में टूट गई। कौन कौन से,
कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, मान लीजिए जितनी रिफ्लेक्ट हुई मैंने उसे क्यू आर कह दिया, कुछ एब्जॉर्ब हो गई यानी मैंने उसे क्यू ए कह दिया, और कुछ ट्रांसमिट हो गई तो मैंने उसे क्यू टी कह दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हीट किसी सरफेस पर रेडिएशन के थ्रू पड़ती है तो वो इन तीनों चीज़ों को फॉलो करेगी, वो रिफ्लेक्ट भी होगी, वो एब्जॉर्ब भी होगी और वो ट्रांसमिट भी होगी। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो Q है ना, ये तीनों के सम के बराबर होना चाहिए, यानी QR प्लस QA प्लस QT। यहाँ पे समझिएगा क्यों, क्योंकि इन तीनों में ही तो बटा है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो Q आ जाएगा। ठीक, अब समझो कि अगर दोनों तरफ मैं Q से डिवाइड कर दूं तो एक तरफ तो 1 आ जाएगा, समझिएगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा QR बाई Q प्लस QA बाई Q, और तीसरा क्या आ जाएगा QT बाई Q। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि देखो ये जो रेशियो बन रहा है ना, ये रेशियो से आपको दिखाई दे रहे हैं, QA बाई Q, QT बाई Q, QR बाई Q, तो यही अलग अलग पावर है, यही क्या है अलग अलग पावर है। जैसे QR बाई Q ये है रिफ्लेक्टेंस, कैसे निकाला, जितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ उसे टोटल एनर्जी से भाग दे दिया, जितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई उसे टोटल एनर्जी से भाग दे दिया, तो रिफ्लेक्टेंस बन गई, या इसको क्या कहेंगे रिफ्लेक्टिव पावर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद समझिए, अगर दूसरा रेशियो लिखना चाहें तो आपको, अब तक तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये क्या हो जाएगा QA बाई Q, और क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर रही है तो जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई बटे टोटल एनर्जी बराबर कितने, किसके, एब्जॉर्बटेंस के। एब्जॉर्बटेंस, और इसको एब्जॉर्बिंग पावर भी कहते हैं। ठीक है, एब्जॉर्बिंग पावर। ठीक, अब तीसरा वाला तो मेरे ख्याल से अगर मैं नहीं भी लिखवाऊंगा तब भी सब समझ गए होंगे, क्योंकि ये हीट ट्रांसमिट हुई और ये बटे Q, यानी टोटल, सॉरी, यानी कि हीट ट्रांसमिटेड अपॉन टोटल एनर्जी, मतलब टोटल रेडिएशन किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया QT बाई Q बराबर किसके आ गया, ट्रांसमिटेंस के, या इसको हम और क्या कह सकते हैं, ट्रांसमिटिंग पावर, ट्रांसमिटिंग पावर। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये तीनों चीज़ें हमने आपको समझा दी। कैसे समझा दी, बहुत आसानी से, कि भाई किसी सरफेस पे अगर रेडिएशन पड़े तो वो 3 भागों में टूट जाता है, कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ भाग एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ भाग ट्रांसमिट हो जाता है। फिर हमने आपको ये बता दिया कि अगर भैया जो भाग रिफ्लेक्ट हुआ है उसको टोटल एनर्जी से भाग दे देंगे तो आ जाएगा रिफ्लेक्टेंस, जो भाग एब्जॉर्ब हुआ है अगर उसे टोटल एनर्जी से भाग दे देंगे तो आ जाएगा एब्जॉर्बटेंस, और अगर जो भाग ट्रांसमिट हुआ है उसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा ट्रांसमिटेंस। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप समझ गए। अब देखिए यहीं से आपको एक बहुत अच्छी चीज़ पता चलेगी। देखिए क्या, इन सबके मैं नाम लिख देता हूँ। जैसे QR बाई Q को मैं नाम दे देता हूँ R, इसको नाम दे देता हूँ A, और इसको नाम दे देता हूँ T। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव, ये एब्जॉर्प्टिव और ये ट्रांसमिटिव। ठीक है, इसके मैंने अलग अलग नाम दे दिए। तो इनका कहना क्या है कि ध्यान दें, ये 3 चीज़ें बना रही हैं। ये 3 चीज़ें क्या बना रही हैं, अगर पहली 2 चीज़ों को 0 कर दें, यानी R बराबर 0 कर दें और A बराबर भी 0 कर दें, तो T बराबर कितना आएगा 1। और ऐसी बॉडी जो अपने पे पड़ने वाले सारे रेडिएशन को ट्रांसमिट कर दे, समझिएगा, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने पे पड़ने वाले सारे के सारे रेडिएशन को ट्रांसमिट कर दे, वो कहलाता है बहुत अच्छा, यानी कि परफेक्ट ट्रांसमीटर। तो ये कंडीशन हो गई परफेक्ट ट्रांसमीटर की। ठीक है,
अब दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी चीज़ क्या है कि अंत की दो चीज़ें ज़ीरो हो जाए, यानी कि r बराबर 1 हो जाए, a बराबर 0 हो जाए और t बराबर भी 0 हो जाए। तो ऐसी चीज़ जो अपने पे पड़ने वाले सभी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दे, यानी ना तो एब्जॉर्ब करे ना ट्रांसमिट करे, तो ऐसी चीज़ क्या कहलाएगी? तो ऐसी चीज़ कहलाएगी परफेक्ट रिफ्लेक्टर। सबको समझ में आ रहा होगा? नया सुनिए, यहीं से एक और चीज़ सामने आएगी कि अगर बाकी दो चीज़ें ज़ीरो कर दें और a को 1 कर दें, मतलब रिफ्लेक्टिव पावर 0 हो जाए, a बराबर 1 हो जाए और ट्रांसमिटिव पावर भी 0 हो जाए, तो क्या बन जाएगा? तो ये बॉडी बन जाएगी। कहने का मतलब क्या है? ना तो रिफ्लेक्ट करे ना ट्रांसमिट करे, जितना रेडिएशन उस पर पड़े वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर ले। तो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर ले तो ऐसी बॉडी कहलाती है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। मतलब ऐसी बॉडी जो अपने पर पड़ने वाले सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, वो क्या कहलाती है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है कि कब कौन सी कंडीशन लगती है। अभी पीछे आपको ये पढ़ा भी दिया है हमने, बहुत अच्छे से समझा दिया है कि भाई रेडिएशन आए तो 3 भागों में बंटता है। पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर दे तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर, पूरा का पूरा ट्रांसमिट कर दे तो परफेक्ट ट्रांसमीटर, और पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, चलिए इसके आगे समझते हैं। तो भाई सभी लोग ध्यान दीजिए कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। बोर्ड पे लिखा हुआ है मोनोक्रोमैटिक एमिटेंस और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, मोनोक्रोमैटिक। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, यानी हम अभी ऐसी एमिसिव पावर निकालने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ एक वेवलेंथ शामिल हो, यूनिट वेवलेंथ शामिल हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब समझिए कि ये होता क्या है। तो एमिटेंस का मतलब होता है एमिट होना, यानी बाहर निकलना। तो ये है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, रेडिएंट एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फॉर यूनिट वेवलेंथ। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ से समझिए कहना क्या चाह रहे हैं कि एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या है या मोनोक्रोमैटिक एमिटेंस क्या है, कि भाई रेडिएंट एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी रेडिएशन के थ्रू बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, तो रेडिएंट एनर्जी, ये वर्ड पे ज़्यादा नहीं जाना है, ये इतना आपको समझना है कि ये जो रेडिएशन वाली एनर्जी है ना, उसी को हम रेडिएंट एनर्जी कह रहे हैं। तो रेडिएंट एनर्जी एमिटेड, क्योंकि यहाँ एमिटेंस की बात हो रही है तो एमिटेड, रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। मतलब 1 सेकेंड में यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी रेडिएंट हो रही है, ठीक है, कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, वही उसकी एमिटेंस या एमिसिव पावर है। अगर आप यूनिट वेवलेंथ के लिए ले लेंगे तो वो स्पेक्ट्रल या मोनोक्रोमैटिक बन जाएगी। ठीक है, समझिए। अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या लिख रहे हैं, ऊपर क्या लिखेंगे, रेडिएंट एनर्जी, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि पर सेकेंड ले रहे हैं तो नीचे सेकेंड लिखेंगे, इनटू एरिया ले रहे हैं तो नीचे एरिया लिखेंगे, यूनिट वेवलेंथ ले रहे हैं तो नीचे एक वेवलेंथ लगा दी लैम्डा। ठीक है, लैम्डा कोई भी वेवलेंथ हो सकती है पर यूनिट है। अब इससे अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो एनर्जी एमिट हो रही है, यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी एमिटेड भी लिख लीजिएगा, इससे जो है आपको फ़ायदा होगा, याद रहेगा। तो रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, यूनिट एरिया, यूनिट वेवलेंथ। ठीक है, तो ये क्या बन गई, एमिटेंस या एमिसिव पावर। ठीक, अब देखो अगर यहाँ से तुम इसका मात्रक निकालना चाहो तो आसानी से निकल आएगा। देखो कैसे निकलेगा, एनर्जी का मात्रक होता है जूल, सभी को पता है, सेकेंड, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और लैम्डा
लैम्डा को अभी तो मैं एंगस्ट्रॉम में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम में मेज़र की जाती है, नापी जाती है। ठीक, अब अगर इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला पूछे तब क्या लिखोगे? चलो इसका डायमेंशनल फार्मूले की भी चर्चा कर लेते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? देखो, जूल का होता है ml²T-2, सेकेंड का होता है T, ये तो मीटर स्क्वायर हो गया यानी L²। अच्छा, एंगस्ट्रॉम का क्या होगा? तो आपको पता है कि एंगस्ट्रॉम भी लेंथ ही है, तो ये बन गया L। तो ध्यान दें कि ये L² ऊपर नीचे है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कट के 0 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ क्या बनेगा, ये T ऊपर चला जाएगा और ये L बचा रह जाएगा जो ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा ml-1T-3। ये बन गया आपका डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान था। अब देखिए, इसी में हम एक दूसरी डेफिनेशन आपको बताते हैं। इसी में हम दूसरी डेफिनेशन क्या बता रहे हैं, समझिए कि अगर आपसे कोई पूछता कि टोटल एमिसिव पावर क्या है, क्या पूछता? टोटल एमिटेंस क्या है और टोटल एमिसिव पावर क्या है, सिव पावर क्या है? तो देखो, सब कुछ यही रहता, पर आप यहाँ पे यूनिट वेवलेंथ हटा देते और आप यहाँ पे क्या लिखते? फॉर एवरी वेवलेंथ, किसी भी वेवलेंथ के लिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाती? तब ये बन जाती टोटल। अगर एक को लेते तो मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब ही होता है एक, और अगर आप ले रहे हैं सारी की सारी वेवलेंथ को कंसीडर कर रहे हैं, तब आप क्या निकाल लेंगे? टोटल एमिटेंस। और फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बस नीचे लैम्डा नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमें यूनिट निकालना होता है हम तभी भाग देते हैं, अगर हमें यूनिट नहीं निकालना है तो हम वहाँ पे लैम्डा से भाग नहीं देंगे। तो यहाँ पे अगर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है कि यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, यहाँ पे एमिटेड एनर्जी है, तो एनर्जी अपॉन क्या बन जाएगा? सेकेंड इंटू एरिया। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला आप खुद ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप आराम से निकाल लीजिएगा। ये आपका हो गया टोटल एमिटेंस और टोटल एमिसिव पावर। चलिए एक अगली डेफिनेशन जान लेते हैं। अगली डेफिनेशन क्या है? देखिए, मैं सिर्फ थोड़ा सा चेंज करूंगा, टोटल एब्जॉर्प्टेंस, ठीक, या फिर टोटल, फिर से वही एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, कुछ जगहों पे एब्जॉर्प्टिंग पावर भी लिखा होता है या एब्जॉर्प्टिव पावर भी कह सकते हैं, आप एब्जॉर्प्टिंग पावर भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब समझिए कि होती क्या है। तो अभी अभी जो हमने पढ़ाया है ना, बिल्कुल सेम वही। एमिटेंस क्या है? जो एनर्जी एमिट हो, यानी कि बाहर निकले, और एब्जॉर्प्टेंस क्या है? वो एनर्जी जो एब्जॉर्व हो जाए। ठीक है, तो सेम डेफिनेशन, बस लिखना क्या है? रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब, रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय, नहीं सॉरी, रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो देखिए, मैं इसकी तरह तरह की डेफिनेशंस नहीं बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपको इतना बता दिया कि भाई जब एब्जॉर्ब कर ले पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो वो क्या बन जाएगी? एब्जॉर्प्टेंस। अगर एमिट लगा देते तो क्या बन जाती? एमिटेंस। अगर सिर्फ एक यूनिट वेवलेंथ लगा देते तो क्या बन जाती? मोनोक्रोमेटिक। तो हमें रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं कि भैया यूनिट एरिया से जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी पर सेकेंड, वो क्या कहलाएगी? एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, किसी सरफेस द्वारा पर सेकेंड पर यूनिट एरिया जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है वो क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्टेंस या एब्जॉर्प्टिंग पावर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, इसका यूनिट भी वैसे ही बन जाएगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, ऊपर एनर्जी आ जाएगा, नीचे सेकेंड आ जाएगा और एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो बार बार हम एक ही चीज़ नहीं दोहरा रहे हैं, आप इसे खुद कर लेंगे। चलिए अगली हेडिंग डालते हैं, ब्लैक बॉडी क्या होती है। तो भाई सभी लोग ध्यान दीजिए कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है। तो अभी अभी हमने आपको बताया था परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए एक
इक्वेशन हमने बताई थी, जो हमने क्या बताया था कि R भी 0 हो जाए, T भी 0 हो जाए और A बराबर क्या हो जाए 1। कहने का मतलब क्या है, जितना रेडिएशन पड़े किसी बॉडी पर, जितना भी रेडिएशन पड़े उसमें से सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब ना तो कुछ रिफ्लेक्ट हो ना तो कुछ ट्रांसमिट हो, सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाए। तो ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है वो कहलाती है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, द बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन इज कॉल्ड परफेक्ट ब्लैक बॉडी, मतलब जिसके लिए रिफ्लेक्टेंस भी ज़ीरो हो, ट्रांसमिटेंस भी ज़ीरो हो, तो वो A बराबर हो जाएगा 1 और ऐसी बॉडी क्या कहलाएगी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ये हमने आपको पीछे पढ़ाया था, नो डाउट, लेकिन ध्यान दें कि इसको ब्लैक बॉडी ही कहते क्यों हैं, पहले ये भी समझ लें। तो देखिए, जब किसी बॉडी पर रेडिएशन पड़ता है तो ध्यान दीजिए, आपको कोई बॉडी किस रंग की दिखाई देगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है, इसको समझिएगा। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जैसे किसी बॉडी पे लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में आई, ठीक है, तो देखो जिसको वो रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना वही आपको दिखाई देती है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से एनर्जी यहाँ पे आई, आप यहाँ से देख रहे हैं, इसको समझिएगा, आप यहाँ से देख रहे हैं, तो अगर ये सारे के सारे, ये बॉडी जो है वो सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और सिर्फ यहाँ से ब्लू वेवलेंथ को आपकी आंखों में भेजे, कौन सी वेवलेंथ को भेजे, ब्लू को, तो आपको ये बॉडी जो है वो ब्लू रंग की ही दिखाई देगी। ठीक, तो मतलब यहाँ पे कहने का क्या है, कहने का ये है कि जो रिफ्लेक्ट होता है वही दिखता है। अब हमने परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए कंडीशन क्या बताई, हमने बताया कि भाई देखिए ऐसा है कि कोई रिफ्लेक्टेंस नहीं है, कोई ट्रांसमिटेंस नहीं है, मतलब रिफ्लेक्ट तो कुछ हो ही नहीं रहा। कहने का मतलब क्या है कि जितना आया वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया, तो अब आपकी आंखों में क्या पहुंचेगा, आपकी आंखों में पहुंचेगा डार्क, यानी कोई कलर नहीं पहुंचेगा, तो आपको बॉडी कौन सी दिखाई देगी, ब्लैक रंग की दिखाई देगी। जब सारे का सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब ही कर ली, कुछ रिफ्लेक्ट किया ही नहीं, तो आपको बॉडी किस कलर की दिखाई देगी, ब्लैक कलर की। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है वो ब्लैक रंग की ही दिखाई देगी, इसीलिए वो ब्लैक परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहलाती है। एक बात और समझ लीजिए कि नेचर में आइडियल परफेक्ट ब्लैक बॉडी एग्जिस्टेंस में नहीं होती है। ठीक है, इसे एक्सपेरिमेंट करके लोगों ने बनाने की कोशिश की है और नो डाउट 99% तक सफल भी हो जाते हैं, लेकिन नेचर में जो है वो आइडियल ब्लैक बॉडी अवेलेबल नहीं है। तो चलिए, आज के लेक्चर में आपके लेवल का जितना भी था वो सब पढ़ा दिया है। ठीक है, अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हम डालेंगे आप देखेंगे कि जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है सब उसी से आया है। अगर आपने पिछला मेरा वो लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन कराए थे, तो आपने देखा होगा कि कितनी सारी चीज़ें मैंने लेक्चर में बोली थी और वो सारी की सारी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आई हैं। और वो भी कौन से कंपटीशन एग्ज़ाम में, IAS, UPSC में आई हैं, PCS में आई हैं, SSC में आई हैं। अब इसी में से मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी पे भी आ चुका है कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, तो आपको मैंने आज समझा दिया है कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सन से हम तक जो हीट पहुंचती है वो किस माध्यम से पहुंचती है, आज ही हमने जान लिया है कि वो रेडिएशन से पहुंचती है। अच्छा, एनवायरनमेंट के कूल हो जाने का कारण क्या होता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि भैया कन्वेक्शन के कारण जो है एनवायरनमेंट में कन्वेक्शन करंट चलती रहती हैं जिसके कारण मोशन बना रहता है। ठीक है, ट्रेड विंड्स कैसे चलती हैं हमने ये जान लिया। अच्छा, आज हमने एक और बात जानी कि देखिए तीनों तरीके में डिफरेंस क्या है, समझिएगा। तीनों तरीके मतलब कंडक्टेंस, यानी कि कंडक्टेंस में क्या होता है कि म्यूचुअल कांटेक्ट के कारण हीट ट्रांसमिट होती है एक अणु से दूसरे अणु में, या यूं कहिए कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट
म्यूचुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिट होती है। फिर दूसरी चीज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हमने क्या पढ़ा कि पार्टिकल के मूवमेंट के कारण वो डेंसिटी कम हुई तो मूवमेंट होना शुरू हो गया। तीसरी चीज़ हमने आज पढ़ी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कारण, ठीक है, जिसमें कि हमने इंफ्रारेड रेडिएशन पढ़ा, ठीक। फिर आज हमने ब्लैक बॉडी के बारे में जाना और बीच में बहुत सारी डेफिनेशंस के बारे में जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस कर ली हैं और आपके लिए ये मोर देन इनफ है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे जो भी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, उन्हें कर लीजिएगा। इसके बाद हम सिंपल मशीन्स के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद।